जय हिंद साथियों, संसारम परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है और इसी क्रम में जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, यानी कि भारत में यूरोपियंस का आगमन। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से शुरू हो रही है, तो हम लोग भी यहीं से शुरुआत करेंगे। एक एक घटना को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बात पे ध्यान देंगे, एक एक तारीख पे ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक का। टॉपिक आपका है बच्चे एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन। चलिए बच्चे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चे कि देखिए, भारत में जितनी भी यूरोप से कंपनियां आई हैं या कुछ गवर्नमेंट्स भी आई हैं, उन सब के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एक पॉइंट क्या आता है कि सर ये सब के सब कंपनियां इंडिया की तरफ क्यों आ रही थी। भाई इतना बड़ा यूरोप है, वहां चले आते। भाई इतने सारे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स है, वहां चले आते। भारत के अंदर ही ये क्यों आई हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आए थे। सबसे पहले बात करते हैं, हम मसालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है मसालों की हम बात कर लें, ठीक है, या फिर कपड़ों की बात कर लें, ठीक है, या फिर रत्न की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए कंपनियां यहाँ पे आई थी भारत के अंदर। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अगर हम लोग पूरा इससे भी थोड़े पीछे की तरफ जाएं तो हमारा जो व्यापार है ना, ठीक है, विदेशों के साथ हड़प्पा सभ्यता के साथ ही चला आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता के साथ ही मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट वगैरह हो गए, इनके साथ ही हमारा तब से चला आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे महाभारत के अंदर भी यवनों का जिक्र किया गया है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो व्यापार है, विदेशी व्यापार, तब से चला आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? चलिए चलिए, एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछते हैं कि सर हम लोग जो बात करते हैं इतिहास की, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो डेफिनेटली बच्चों, कंफ्यूजन तो होने वाली है। अब देखिए, कंफ्यूजन क्यों होती है, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता दूं क्यों कंफ्यूजन होती है, तो शायद आपको आगे चल के टॉपिक काफी ज्यादा समझ में आने लग जाए। देखिए, इतिहास लेखन है ना, यानी हिस्टोग्राफी है, ठीक है। ये देखिए, इतिहास लेखन जो है, इतिहास लेखन, इतिहास लेखन जो है, जिसको हम लोग हिस्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है, ये एक कला है इतिहास लिखने की। यानी कि अलग अलग हिस्टोरियंस आते हैं और अलग अलग तरीके से इतिहास को प्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताइए, एक ही घटना को 4 लोग अलग अलग एंगल से देखेंगे, अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग फैक्ट्स देंगे, तो डेफिनेटली अपने व्यूज तो डालेंगे ना। और जब वो अपने व्यूज डालेंगे तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इतिहास में चीजें अलग हो जाती हैं, कहानियां अलग हो जाती हैं। इतिहास जो है एक एब्सोल्यूट सब्जेक्ट नहीं है। एब्सोल्यूट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ्स में क्या होता है, 5 को 5 से जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई साहब, है ना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाएगा। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री में आपको तारीखें मिल जाएंगी, ठीक है, वो भी तारीखें तब से मिलेंगी जब से लिखना पढ़ना शुरू कर दिया गया था। भाई बहुत सालों पहले, ठीक है, लिखने पढ़ने की कला नहीं थी, तो वहां का इतिहास आपको कैसे पता चलेगा? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्स से इकट्ठा करके बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहानी को गढ़ा है आपके लिए। अब अलग अलग हिस्टोरियंस होंगे तो डेफिनेटली अलग अलग कहानियां भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए इतिहास में कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। आप एक अपना कंक्लूजन निकालेंगे, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे उन सारी चीजों आप लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आपको देके बताते हैं। देखिए, बहुत सारे अप्रोचेस है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, यानी कि बहुत सारे अप्रोचेस का मतलब क्या है, बहुत सारी धारणाएं हिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। एक एग्जांपल दें तो एक अप्रोच आती है नेशनलिस्ट अप्रोच, ठीक है। नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है कि भाई साहब, हम देश को केंद्र में रख के सोच रहे हैं, अपने भारत देश को केंद्र में रख के सोच रहे हैं, ठीक है। तो जब अंग्रेज आए थे, एक एग्जांपल के तौर पे ले, अंग्रेज आए थे, तो हम लोग क्या कहते थे कि भाई साहब, अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया है, ठीक है। ये क्या है, नेशनलिस्ट अप्रोच है। उन्होंने क्या बताया कि भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये नेशनलिस्ट अप्रोच ये कह रही है कि भाई तुम लोगों ने हम पे कब्जा किया था। बट एट द सेम टाइम कॉलोनियल अप्रोच क्या कहती है, ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि पागल हो क्या, हमने तुम पे कब्जा नहीं किया था। भाई यूरोप इसलिए आया था भारत के अंदर क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी कमियां थी। हम लोग अनसिविलाइज्ड थे, ठीक है, हम लोग बार्बरिकता की तरफ थे भाई साहब, हम लोग डेवलप्ड ही नहीं थे। तो हम लोग तो तुमको डेवलप करने के लिए आए थे। क्लियर पॉइंट? यानी कि अगर कोई ब्रिटिशर लिखेगा तो इस तरीके से लिखेगा कि वो भारत को डेवलप करने के लिए आया था, भारत को पुरानी सोच से बाहर निकालने के लिए आया था। बट एट द सेम टाइम जो इंडियंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई, देख लो तुम तो बाद में आए थे, हम तो हड़प्पा सभ्यता से डेवलप थे। हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें भाई ग्रिड सिस्टम था, नालियां प्रॉपर हुआ करती थी, बाथ सिस्टम था, वहां पे ग्रेनरी या गोडाउन बना के रखे थे हम लोगों ने। इतनी डेवलप सभ्यता थी, खेती बाड़ी सब कुछ तो था यार उस टाइम। और आप लोग हमको सिखाओगे कि आप हमको डेवलप करने के लिए आए थे। लेकिन हाँ,
ये दो अप्रोचेस हो तो गई ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी सावरकर ने पहली बार 1857 की क्रांति के लिए सावरकर साहब ने क्या बोला था, ठीक है, सावरकर साहब ने क्या बोला था, ठीक है, 1909 में, कि भाई साहब ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए पहला संग्राम था, भारत ने आजादी के लिए जब लड़ाई शुरू किया था, युद्ध शुरू किया था, तो ये पहली लड़ाई थी भारत की आजादी के लिए। उन्होंने वीडी सावरकर ने ये डिफेंड किया। लेकिन अंग्रेज क्या बोलते हैं, काहे की भारत की आजादी, किस बात की भारत की आजादी? यहां पे हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था। जैसे कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के लिए लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ के लिए लड़ रही थी, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, दिल्ली से थे, ठीक है, अलग अलग लोग, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, ग्वालियर के लिए। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। किसी का कोई कारण था, किसी का कोई कारण था। तो भैया किस बात का नेशनल, किस बात का भारत को आजाद करवाने का युद्ध? समझ रहे आप लोग पॉइंट क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं अंग्रेज ही कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं था, 1857 की जो क्रांति थी ना, एक सिपाही विद्रोह था, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, तो सिपाही भड़क गए, उनके साथ लग गए। अब जिस तरीके से सिपाही भड़क के उनके साथ लग गए, तो क्या था, इट इज जस्ट एन सिपाही म्यूटिनी। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या था, एक सिपाही विद्रोह था। अब देखिए घटना एक ही है, 1857, ठीक है, की क्रांति, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार रख दिए हैं। अब आप अलग अलग विचारों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन आएगी बच्चे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो आपको क्या करना है, अभी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा संसारम पर, तो आपको छोटे छोटे नोट्स बनाते चलना है, ठीक है बच्चे? तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं जो भारत में एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन का पूरा पूरा पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि क्यों ये लोग आए और प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। ठीक है, देखिए यूरोप में जो ट्रेड होता था ना बच्चे, तो यूरोप से जो ट्रेडर्स आते थे, ऐसा नहीं था कि पुर्तगाली ही पहली बार, ये 1948 से इन्होंने शुरुआत कर दी थी भारत में आना, वास्को डी गामा आया था। तो क्या इसके पहले ट्रेड नहीं होता था? इसके पहले भी ट्रेड होता था, ठीक है, इसके पहले भी ट्रेड होता था, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यूरोप के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत पहले के थे, हड़प्पा सभ्यता से। मैंने बताया तो महाभारत में भी यवनों का जिक्र किया गया है, ठीक है, आप समझ सकते कब से हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। और जो ट्रेड रूट था ना, ठीक है, जो मतलब व्यापार का जो रास्ता था, वो किस तरफ से होकर गुजरता था? मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता था, रेड सी, लाल सागर से होकर गुजरता था, ठीक है, सेंट्रल एशिया से यानी कि मध्य एशिया से होकर गुजरता था, ठीक है। चलिए आपको मैं एक बार मैप में समझा देता हूं, ठीक है, किस किस तरीके से सारी सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा है बच्चे, यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा प्यारा सुंदर सा भारत, दिखाई दे रहा है ना आपको। अब ये जो भारत में, ठीक है, जब यूरोप आएंगे, जब यूरोपियंस पूरा इस तरफ से चल के आएंगे भाई साहब, ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरे यूरोपियंस ही हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैसे आते थे ये लोग? अब देखिए इस तरफ से आएंगे, ठीक है, देखिए सुइस कैनल बाद में बना था, सुइस कैनल का ये वाला रास्ता बाद में बना था, ठीक है। तो ये सुइस कैनल वाला रास्ता भी नहीं था अभी उनके पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से, तो यहाँ तक तो चलिए आ जाएंगे, समुद्र के रास्ते आ जाएंगे, क्लियर है पॉइंट? जैसे कि मेडिटेरियन सी से होकर यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, इनको लैंड रूट लेना पड़ता था। लैंड रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जमीनी रास्ते लेने पड़ते थे। अब जब ये जमीनी रास्ते लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रुकावटें आएंगी, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए भारत तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इनके पास क्या था, यहाँ से चलिए ये तो आगे मेडिटेरियन सी से आगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे तो ब्लैक सी से होके आएंगे, ठीक है, तो टर्की वगैरह बीच में पड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे देश पड़ जाएंगे, तो ये इन देशों से जमीनों से होकर गुजरते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा भारत और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक है, तो जब यहाँ चल के आएंगे ना, तो इन देशों के जमीन से होकर गुजर के आएंगे ना भारत तक, तो यहाँ तक तो चलिए समुद्र के रास्ते आ गए, ठीक है, रेड सी हो गया, ठीक है, आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, लेकिन यहाँ पे भारत तक पहुंचने के लिए यहाँ पे इन देशों से होकर गुजरना पड़ता था, लैंड रूट से होकर गुजरना पड़ता था, क्लियर है, समझ रहे पॉइंट? अब जब यूरोप कुछ देशों से होकर भारत गुजरेगा, कुछ देशों से क्रॉस करके भारत गुजरेगा, तो वो देश क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, क्लियर होगा ना? तो देखिए यहाँ पे रुकावटें क्या हुआ करती थी, बहुत सारे राष्ट्र हुआ करते थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हुआ करते थे जो कि बीच में पड़ते थे। अब जब बीच में पड़ेंगे तो ये राष्ट्र क्या बोलेंगे, अरे देखो तुम इंडिया जा रहे हो, हमारे जमीन से होकर गुजर रहे हो भाई साहब, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा डेफिनेटली। तो वो क्या टैक्स चार्ज कर देते थे, और टैक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या था, कभी भी बढ़ा दिया जाता था, 2 गुना 4 गुना टैक्स बढ़ा देंगे, तो ये व्यापार जो था ना काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता था, ठीक है, ये समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। अब देखिए किसी देश से होकर गुजरोगे तो जाहिर सी बात है समुद्री लुटेरे उन्हीं देशों के होंगे,
तो समुद्री लुटेरे भी हुआ करते थे, ठीक है, बहुत सारी बाधाएं आया करती थी इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए कई बार नेचुरल कैलेमिटीज आ जाया करती थी, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाया करती थी। ये सारी की सारी समस्या देखने के लिए मिलती थी यूरोप को भारत पहुंचने के दौरान में। क्लियर बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने आपको चीजें समझाई वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पे, ठीक है। यूरोप से हमारा ट्रेड बहुत पहले से ही चला आ रहा था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो पहले व्यापारिक मार्ग था ना, व्यापार का मार्ग, वो क्या था, भूमध्य सागर से होकर, मध्य एशिया से होकर, लाल सागर से होकर भारत की तरफ बढ़ता था। यानी भारत पहुंचने के लिए इनको बहुत सारे ऐसे सागर और बहुत सारे देशों से होकर गुजरना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रों से गुजरोगे तो डेफिनेटली आपको समस्या आएंगी, और कौन सी समस्या आएंगी, ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं और यहाँ पे आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। ड्यू टू द प्रेसिंग डिमांड फॉर द ईस्टर्न स्पाइसेस, ठीक है, इन द यूरोप मार्केट। अब देखिए क्या था, आपको पता है यूरोप में हमसे पहले ही डेवलपमेंट थी, यानी कि डेवलपमेंट हमसे काफी ज्यादा पहले से यूरोप में शुरू हो चुकी थी। अब देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू होगी ना, वैसे वैसे लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका बदलेगा, खाने का तरीका बदलेगा, यानी खाने में उनको जायका चाहिए। अब देखिए बहुत पहले हम लोग खाली मांस वास खा लिया करते थे, होता था ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई तो मसाले बने, मसाले वसाले आए, ठीक है। अब देखिए पिज्जा बर्गर सब कुछ आ गया है, क्यों आया, क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं, तो खाने पीने की चीजें बहुत सारी हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं। यूरोप में ये चीजें बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अब उनको चाहिए थे क्या, मसाले, ठीक है। और मसाले भारत से जाते थे, लेकिन किस तरीके से जाते थे, लैंड रूट से होके जाते थे, कई राष्ट्रों से गुजर के जाते थे। अब मसाले तो चाहिए भाई साहब। अब ये आलम आ चुका था कि यूरोप में लोगों का खाना भारतीय मसालों के बिना पचता ही नहीं था, टेस्टी ही नहीं लगता था। और कुछ मसाले तो ऐसे भी थे जो खाने को प्रिजर्व करके रखने के लिए होते थे, यानी कि खाने पे उनका लेप लगा दो, ठीक है, मांस वास पे, तो वो काफी टाइम तक सस्टेन रहते थे, खराब नहीं होते थे, इसलिए भी उनको चाहिए था। तो मसालों का जो डिमांड था ना, काफी ज्यादा यूरोप में बढ़ता ही चला गया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब चलिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन अंपायर, अरब स्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन द इजिप्ट एंड पर्सिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, ये देखिए जो रोमन अंपायर, ठीक है, जब खत्म हुआ, यहाँ से पूरा पूरा रोमन अंपायर जब खत्म होगा आपका, याद रखिएगा पूरा पूरा ये रहा, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अरब जो होंगे ना, अरेबियन कंट्रीज जो होंगे ना, ये पूरा देखिए पूरा सारे सारे अरेबियन कंट्रीज के कब्जे में आ जाएगा। अब रोमन अंपायर बहुत पावरफुल हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। जब रोमन अंपायर धीरे धीरे खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये सारे के सारे रूट पे क्या हुआ, ठीक है, किनका, अरब का कब्जा हो गया। यहाँ तक था अरब का कब्जा, पूरा केप ऑफ गुड होप तक, नीचे तक पूरा पूरा अरब का कब्जा हुआ करता था। अब इन लोगों को, यूरोप को, ठीक है, अरब कंट्रीज से होकर गुजरना है, तो अरब कंट्रीज की बात माननी पड़ेगी। अब अरब क्या चाहते थे, भैया हम तो व्यापार क्या ही कर रहे हैं, तुम लोग आओ ना यार, हमको टैक्स दो, भारत जाओ, हमारा तो यूं ही फायदा हो रहा है, हमारा तो यूं ही ट्रेड चल रहा है, हम तो एक बिचौलिए का काम कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। तो जैसे ही रोमन अंपायर खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे अरब जो कंट्रीज थे, ठीक है, वो सारे के सारे अरब कंट्रीज काफी ज्यादा पावरफुल होने लगे। एक बड़ा सा साम्राज्य खत्म होता है तो छोटे छोटे राजा महाराजा काफी पावरफुल हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब देखिए जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द यूरोप एंड इंडिया डिक्लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो मैंने बताया ना, रूट के जरिए जाया करते थे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट जो इंडिया की तरफ जो रूट था ना, लैंड रूट ही था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि पूरा पूरा अरब का कब्जा हो गया। अब अरब का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड हुआ करती थी स्पाइसेस, सिल्क और बहुत सारे जो रत्न हुआ करते थे, उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही थी। और यहाँ पे उन मार्गों पे यहाँ पे क्या हो गया, अरब कंट्रीज का कब्जा हो गया। अब कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा हो रही थी यहाँ से यहाँ जाने में, यूरोप को भारत जाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही थी। अब कहीं ना कहीं से तो रास्ता ढूंढना था ना, कहीं ना कहीं से तो रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ रही थी। अब ये रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है, अब ये रास्ता ढूंढेंगे, तो रास्ता किस तरीके से ढूंढा जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए जो रास्ता ढूंढा जाएगा बच्चे, ठीक है, वो क्या किया जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे, चलिए एक बार थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होगा, ये देखिएगा कि जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे दो कंट्रीज और पावरफुल हो रहे हैं उस टाइम, एक स्पेन और एक पुर्तगाल, ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे देखिए आपका स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, पूरा पूरा मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, दो ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि पावरफुल हो रही हैं, ठीक है, याद रखेगा। मैं बड़ा बड़ा बना देता हूँ बच्चों, ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए और दिखाई दे, ठीक है, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
कि दो कंट्रीज थी, वो वहां पे ना मर्चेंट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। मर्चेंट का मतलब क्या हुआ, व्यापारी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब व्यापारी लोग क्या सोचते थे कि यार हमको इंडिया पहुंचना है, यार पहुंचना है, लेकिन रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा रुकावटें हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पे एक बंदा था, ठीक है, जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है, जिसका नाम था कोलंबस। वो क्या करेगा, उसने क्या सोचा कि देखो यार, ये लोग यहां से रोक रहे हैं ना, ये लोग हम यहां से रोक रहे हैं, ठीक है, इधर से जाने से रोक रहे हैं ना भारत, तो पृथ्वी तो गोल है, तो मैं यहां से निकलूंगा तो घूम फिर के कहीं ना कहीं भारत में पहुंच ही जाऊंगा। ये सोच के कोलंबस निकल पड़ता है, ये सोच के कोलंबस निकल पड़ता है। और कोलंबस किस तरफ जाता है भाई, ठीक है, इस तरफ जाता है। कोलंबस किस तरफ निकलेगा, इस तरफ निकलेगा। कब निकलेगा, यहाँ पे 1492 में कोलंबस जाएगा। अब कोलंबस इस तरफ जाएगा तो किसका, अमेरिका की खोज करेगा, उसको क्या मिल जाएगा, अमेरिका मिल जाएगा, ठीक है, ये अमेरिका की खोज करेगा इस तरफ जाके, ठीक है। अब इसने क्या सोचा कोलंबस ने कि भाई 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 मेरे को तो अमेरिका मिल गया, हम उधर क्यों जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे स्पेन ने, याद है कि स्पेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्पेन ने क्या बोला यहाँ पे कि देखो भाई, हमने यहाँ इस तरफ का रास्ता ढूंढ लिया है, ठीक है, तो इस तरफ का ट्रेड जो होगा, पूरा पूरा व्यापार कौन करेगा, हम लोग करेंगे, ठीक है, स्पेन। तो स्पेन क्या करेगा, यहाँ पे एक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं भाई, ठीक है, पुर्तगाली लोग आप लोग उधर ट्रेड करो और हम लोग इधर ट्रेड करेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो ये यहाँ से आ जाएगा, कौन आएगा, स्पेन इस तरफ को चल पड़ेगा, ठीक है। अब ये लोग क्या डिसाइड करेंगे कि देखो व्यापार बहुत ज्यादा है, लड़ने झगड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो अटलांटिक ओशन में ये लोग यहाँ पे ना क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्डेसिलास का समझौता, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, टॉर्डेसिलास, ठीक है, यहाँ पे टॉर्डेसिलास का समझौता के नाम से हम इसको जानते हैं। अब टॉर्डेसिलास क्या है भाई साहब, ठीक है, ये समझौते का ही नाम है, ठीक है, क्या बोलेंगे, टॉर्डेसिलास, ठीक है, टॉर्डेसिला, ठीक है। ये टॉर्डेसिला की संधि कही जाती है, जो कि आपका 1494 में हुई थी, ठीक है। अब पुर्तगालियों के पास क्या ऑप्शन था, देखिए, इसके इस तरफ तो पूरा पूरा कौन आ गया, यहाँ पे स्पेन चला गया, ठीक है। अब देखिए इसके इस तरफ उनके पास रास्ता नहीं था, तो अब पुर्तगाली क्या सोचेंगे, ठीक है, कि यार कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। तो पुर्तगाल का जो शासक था, ठीक है, याद रखेगा, पुर्तगाल का जो शासक था, ठीक है, वो पॉप निकोलस जो क्या करेगा, ठीक है, ये अपने पॉप निकोलस क्या करेगा, पॉप निकोलस क्या करेगा, ठीक है, ये बोलेगा कि देखो ऐसा है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, पैसा रुपया सब कुछ आपको दे दूंगा, कोई ऐसा है जो रास्ता ढूंढ देगा, कोई तो ऐसा है जो रास्ता ढूंढ दे भारत तक पहुंचने का, क्योंकि भाई इसके इस तरफ तो ये लोग कब्जा कर लिए हैं, हमें भारत पहुंचना पड़ेगा। तो पुर्तगाली क्या करेंगे, ठीक है, तो पुर्तगाली रास्ता ढूंढने के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली में सबसे पहले जो रास्ता ढूंढने निकलेगा उसका नाम क्या होगा, बार्थोलोम्यू दियोस, ठीक है, बार्थोलोम्यू बार्थोलोम्यू दियास, ठीक है, बार्थोलोम्यू दियास निकलेगा, ठीक है। अब जब बार्थोलोम्यू दियास निकलेगा ना, यहां से रास्ता ढूंढते 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 ढूंढते, ठीक है, यहां से वो यहां तक पहुंचेगा, वो यहां तक पहुंचेगा, और जब वो यहां तक पहुंचेगा ना, ठीक है, तो तूफान वूफान आ जाएगा, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, याद रखेगा, केप ऑफ गुड होप। तो वो पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे तूफान आ जाएगा, उसके सारी की सारी शिप्स जो होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी कि जितने भी जहाज जाएंगे सारी की सारी शिप्स जो है, जहाज उसके खत्म हो जाएंगे, तूफान आ जाएगा, तो वो इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये कब आया था, याद रखेगा, 1887 में, ठीक है, 1887 में ये पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि पुर्तगालियों के लिए भारत पहुंचने का जो रास्ता था, यहां तक तो तय था, यहां तक तो इनको रास्ता मिल गया था, अब यहां से ही तो इधर जाना था, अब यहां से ही तो इधर जाना था, ठीक है। तो ये बीड़ा उठाया किसने, वास्को डी गामा ने, ठीक है। समझ में आ रहा कहानी कहां तक है, कि अब पुर्तगाली जो आएंगे, पोर्चुगीज जो पहली कंपनी आएगी, ठीक है, उसकी मैं कहानी बता रहा हूं। तो यहां तक तो आ चुका है भाई साहब, बार्थोलोम्यू दियास, ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक आ चुका। अच्छा, केप ऑफ गुड होप बाद में नाम पड़ा, ठीक है, इसको हम लोग केप ऑफ स्टॉर्म यानी कि तूफान के नाम से जानते थे, क्योंकि भाई सारी की सारी इसकी ये जहाज वगैरह थे सब यहीं पे नष्ट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे राजा ने क्या बोला, अरे इसको स्टॉर्म मत बोलो, तूफान मत बोलो, भाई ये तो अच्छी बात है ना कि हम यहाँ तक तो रास्ता ढूंढ गए, तो इसको गुड होप, केप ऑफ गुड होप के नाम से इसको जाना जाने लग गया, ठीक है। अब हुआ यूं कि यहां तक के बाद भाई आगे का रास्ता तय करना था, ठीक है। तो ये रास्ता तय करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कौन निकलेगा भाई साहब, याद रखेंगे, ठीक है, पुर्तगालियों में वास्को डी गामा निकलेंगे, ठीक है, 1497 में, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन थोड़ा सा आगे हम बात कर लेते हैं पुर्तगालियां क्यों आए, क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है।
देखिए, तो पुर्तगालियों की बात करेंगे सबसे पहले। अब समझ में आया कि पुर्तगाली किस तरीके से आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पुर्तगालियों की बात करते हैं, ठीक है, जो पुर्तगाल से आए हुए थे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। दिस रूल लास्टेड फॉर 450 ईयर्स, ठीक है, और ये 450 साल तक हमारे भारत के अंदर रहेंगे। याद रखेगा, सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे, ठीक है। भारत सरकार ने लास्ट में जाकर ऑपरेशन विजय किया था और यहाँ से गोवा को कब्जे में ले लिया था भारत ने, और लास्ट तक ये गोवा के अंदर में रहे थे। क्लियर पॉइंट। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि चारों कंपनियां कौन कौन सी, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये पुर्तगाली आए थे। दूसरे नंबर पे कौन आए थे? डच आए थे, जो कि नीदरलैंड के निवासी थे, जो कि नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे तो अंग्रेज आए थे, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने काफी बहुत लंबे समय तक 1947 तक 1947 तक भारत के ऊपर राज किया था। उसके बाद डेन्स आए थे, जो कि डेनमार्क से आए थे। उसके बाद फ्रेंच आए थे, फ्रेंच आए थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। फ्रांसीसी आए थे। सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। क्लियर बच्चे? चलिए, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। पहली जो कंपनी आई थी यहाँ पे पोर्चुगीज। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। पुर्तगाली जो आए थे उनकी बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे वास्को डिगामा 19 कह रहे, ठीक है, आपका यहाँ पे वास्को डिगामा साहब थे, ठीक है। वो आपके 1400, ठीक है, 1497 में चलेंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला था, भाई देखो ऐसा है, बार्थोलोम्यू दियास जो है, ठीक है, उसने रास्ता तो ढूंढ ही लिया था, है ना। बार्थोलोम्यू दियास ने रास्ता तो ढूंढ ही लिया था केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है। यानी कि यहां तक तो रास्ता ढूंढ ही लिया था आके यहां तक, ठीक है। आगे भारत तक जाने का रास्ता इसका खोजना था। क्लियर है पॉइंट। तो ये पहुंचे 1940 जो आप 1498 में, ठीक है, 1498 में। एक साल तकरीबन इनको लग गया पहुंचने में, ठीक है। अब ये कैसे पहुंचते हैं देखिए, ठीक है। अब देखिए, जो वास्को डिगामा जो था, पहला ऐसा यात्री था, ठीक है, पुर्तगाल की तरफ, जो कि भारत पहुंचा था। याद रखेंगे 17 मई 1498 की बात है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब इसने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड केप रूट, यानी कि इसने केप ऑफ गुड होप तक तो बार्थोलोम्यू दियास ने ढूंढ लिया था, उसके आगे का रास्ता इसने ढूंढा था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए, जब इसने रास्ता ढूंढ लिया तो रास्ता किस तरीके से ढूंढेगा, ठीक है। अब देखिए, जब ये रास्ता ढूंढेगा ना, तो थोड़ा सा और कहानी को हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां से जब ये चलेगा, ठीक है, यहां से जब ये चलेगा, क्लियर पॉइंट, तो केप ऑफ वर्दे, ये सेंट हेलेना वगैरह सारा कुछ होते हुए कहां पे पहुंचेगा, यहाँ पे। और यहाँ पे पहले कौन पहुंचा था? बार्थोलोम्यू दियास, ठीक है। यहाँ पे बार्थोलोम्यू दियास पहुंचा था, ठीक है, दियास पहुंचा था। अब इसके आगे कौन पहुंचेगा, ये पूरा देखिए, इसके आगे कौन पहुंचेगा, यहां तक भारत तक पहुंचेगा कौन? वास्को डी गामा पहुंचेगा। अब देखिए, वास्को डी गामा जब पहुंचेगा, ठीक है, सारा कुछ होते हुए कवर करते हुए वास्को डी गामा पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब उसको रास्ते में ना, अब उसको रास्ता तो पता ही नहीं था, कैसे पहुंचेगा। अब भाई केप ऑफ गुड होप तक ही तो रास्ता पता था, आगे का रास्ते के लिए वो क्या करेगा, जब वो आगे बढ़ता है ना, ठीक है, याद रखेगा, तो उसको ना एक बंदा मिलता है, ठीक है। जब वो यहाँ से इस तरफ को जा रहा होता है, ठीक है, तो उसको एक बंदा मिलता है, ठीक है, और वो गुजराती होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है? अब्दुल माजी। क्या है? अब्दुल माजिद, ठीक है। अब्दुल माजिद नाम का बंदा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे उसको रास्ते मिलता है, तो उसको बोलते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे लैंग्वेज से लग रहा है तुम भाई मतलब इंडिया के हो, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज लग रहा है, ठीक है। आप इंडिया से हो? बोला हाँ, हम तो भारत से ही हैं। तो बोलता है, सुनो ऐसा, हम तुमको बंदी बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे का रास्ता तुम मुझे दिखाओगे, अब आगे का रास्ता तुम मुझे दिखाओगे। तो अब्दुल माजिद जो था, अब्दुल माजिद, वो यहाँ पे वास्को डी गामा को यहाँ से होते हुए कहाँ पे लेके जाता है? भारत के अंदर पे लेके जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, भारत के अंदर पे लेके जाएगा। अब भारत के अंदर जब ये जाएगा तो इसका स्वागत कौन करेगा? जैमोरिन नाम का राजा करेगा, ठीक है। जैमोरिन नाम का राजा करेगा। कहाँ पे करेगा? कैलीकट पे करेगा। कहाँ पे करेगा? कैलीकट पे, ठीक है। यहाँ पे जैमोरिन का स्वागत करेगा। कोई बात नहीं भैया, आओ, ठीक है, हमारे पास तो अतिथि देवो भव ही है, आप आओ, हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट। तो ये आपका पूरी कहानी थी। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। उसकी यात्रा यूरोप से भारत तक एक समुद्री मार्ग स्थापित करने में सफल रही। आप देखिए पूरा पूरा पॉइंट, ये देखिए, यहाँ चल के समुद्री यात्रा पूरा पूरा करते हुए यह भारत पहुंच गया, ठीक है। तो एक जो यहाँ से होके गुजरना था, ठीक है, ये इस तरफ से होके गुजरना था भारत की तरफ, बहुत सारे ऐसे देशों से वो गुजरना था। अब ये झंझट खत्म, अब ये सीधा यहाँ से जाएंगे और यहाँ से। अब जब सीधा रास्ता बन जाएगा समुद्री रास्ते के जरिए, तो याद रखिएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा दूसरे देशों को, समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। और जो टैक्स बार बार बढ़ा दिया करते थे अरब कंट्रीज वाले, ठीक है, अरब देश बढ़ा दिया करते थे, उन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये एक ना मतलब यूरोप के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
डायरेक्ट रास्ता मिल गया, आप समझिए, ठीक है। यानी कि अब मसाले डायरेक्ट जाया करेंगे, ठीक है। अब कोई टैक्स नहीं, यानी कि मसालों में काफी ज्यादा यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा और काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा यूरोपियन नेशंस को, ठीक है। चलिए, तो कहता है उसकी यात्रा यूरोप से भारत तक एक समुद्री मार्ग स्थापित करने में सफल रही, जिससे महंगे और असुरक्षित सिल्क रूट कारवा मार्गों के उपयोग के बिना सुदूर पूर्व के देशों से व्यापार संभव रहा। यानी कि जितने भी हमारे यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका व्यापार काफी ज्यादा संभव हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसने एक नेटवर्क बना दिया, एक रास्ता बना दिया, जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सारे के सारे व्यापारी अब आगे जाएंगे और भारत के लिए काफी ज्यादा एक मतलब फायदे का सौदा भी कह लो और नुकसान का सौदा भी कह लो, ठीक है। फायदे का सौदा, ये व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार ही करते रहते तो डेफिनेटली फायदा होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ईस्टर्न स्पाइसेस वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस, ठीक है। अब देखिए, मसाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनके लिए व्यापार किया जाता था, और मैंने आपको बताया तो कि यूरोप में खाना नहीं पचता था भाई साहब मसालों के बिना, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी वहां पे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे ट्रेडर्स मसालों को ले आया करते थे, और बिना रेफ्रिजरेशन, फ्रिज थोड़ी था, तो मसालों का लेप वगैरह लगा के वो लोग खाने को काफी समय तक, मांस वास को प्रिजर्व करके रख सकते थे, बचा के रख सकते थे। इसलिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ने लग गई थी मसालों की, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, अब ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। जो पुर्तगाली आएंगे, उन्होंने क्या किया, भाई साहब हमने रास्ता ढूंढा है ना, तो हम लोग एक मोनोपोली क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए, ये रात पास, ठीक है, भारत है, ठीक है, और ये भारत में यहाँ से कुछ इस तरीके से पहुंचे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे मैंने मान लिया पूरा ये बना दिया केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, भाई देखो रूट मैंने ढूंढा है, रास्ता मैंने ढूंढा है, तो मेरी मोनोपोली है, समझ रहे हो। मेरी मोनोपोली का मतलब भाई इस रास्ते से सिर्फ मैं ही व्यापार करूंगा। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, डोमिनेटेड, ठीक है, डोमिनेट कर लिया, एकाधिकार, अपना साम्राज्य बना लिया भैया इस पूरे ये सारे के सारे रास्ते पे। और जो इंडियन ओशन था ना, ठीक है, हिंद महासागर जो था, हिंद महासागर जो था, ठीक है, इसे अपनी जागीर समझने लगे कि भाई नहीं, इस पे हमारा ही कब्जा रहने वाला है। तो इन्होंने मोनोपोली क्रिएट की, और तकरीबन तकरीबन मतलब कई शताब्दियों तक, ठीक है, कई का 2-3 शताब्दियों तक इनका पूरा मोनोपोली क्रिएट रहा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनाई, जैसे कि ये जो तंबाकू ये लोग लेके आए, शिप बिल्डिंग। एक और बात, ये ना इतने माहिर थे, इतने डेवलप के, शिप जहाज बहुत बनाते थे, बहुत ज्यादा जहाज बनाते थे। अब देखिए, आज की डेट में भी, ठीक है, जहाजों से ही सामान आता है ना, तो इतने ज्यादा जहाज बनाते, तो इनका व्यापार कितना ज्यादा सही हो जाएगा, कितनी ज्यादा इनकी नेवी बिल्डअप होगी। नेवी के ऊपर ये बहुत सारे तोप वगैरह लेके आते थे, धुड़ुम धुड़ुम, किसी को बुड़ा दिया, कुछ भी कर दिया, यानी कि पावरफुल भी थे शिप बिल्डिंग की वजह से। प्रिंटिंग प्रेस भी यही लोग लेके आए थे, ठीक है बच्चे। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। ये तो आपको वास्को डिगामा आ गया था, ठीक है। अब देखिए, वास्को डिगामा आ गया, उसने सारी सारी चीजें करके दे दी। चलिए, उसके बाद देखिए, वास्को डिगामा के बाद यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करेंगे। लेकिन देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है। ये जो पुर्तगाली थे, ठीक है, ये जो पुर्तगाली थे, ये कोई कंपनी लेके नहीं आए थे, इनको गवर्नमेंट ने भेजा था, यानी कि पुर्तगाल के राजा ने भेजा था, साफ तौर पे। ये पॉइंट आप लोग याद रखने वाले हैं, क्लियर है पॉइंट। तो जब इनको राजा ने भेजा था ना, ठीक है, तो जब ये वास्को डी गामा वापस गया था, तो इसके जो व्यापार में ना बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, यानी कि तकरीबन तकरीबन कहा जाता है 10 से 15 गुना ज्यादा प्रॉफिट। इतना अमीर हो गया था वो, इतना ज्यादा अमीर हो गया था वो, बहुत ही ज्यादा, वास्को डी गामा। तो इसे कुछ देखते हुए सरकार ने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे एक पेड्रो अल्वरेज, ठीक है, यहाँ पे एक बंदे को भेजा, ठीक है, यहाँ पे 1500 में किसको भेजा था, पेड्रो, ठीक है, किसको, पेड्रो अल्वरेज, ठीक है, पेड्रो अल्वरेज को भेजा था, ठीक है। इसके पहले छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो पेड्रो अल्वरेज जो आया था ना भारत के अंडर में, ठीक है, याद रखेगा। तो जब पेड्रो अल्वरेज आया था ना, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक और मैं आपको थोड़ा सा मैप की तरफ लेके जाके आपको बता दूं, ठीक है। देखिए, जो पेड्रो अल्वरेज था, वो यहाँ पे जब जैसे ही आया था, याद रखेगा, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अरब कंट्रीज का कब्जा हुआ करता था। किसका, अरब कंट्रीज का, पूरे अरब कंट्रीज का यहाँ पे कब्जा था, अरब देशों का कब्जा था, ठीक है। मैंने आप बताया रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद इन्हीं का कब्जा चल रहा था। अब ये अरब कंट्रीज नहीं चाहते थे कि यहाँ से भारत में ये लोग पहुंचे, तो जो अरब कंट्रीज थे ना, काफी ज्यादा परेशान किया करते थे पुर्तगालियों को, भाई तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, ये रास्ते पे तो हमारा पहले से ही कब्जा है ना। और जैमोरिन जो था, उसका भी अच्छे खासे संबंध थे यहाँ पे किसके साथ, अरब कंट्रीज के साथ।
भाई जाहिर सी बात है व्यापार बढ़ रहा है तो क्यों नहीं होगा भाई। जैमोरिन खुश था भाई अरब कंट्रीज के साथ, वो बात अलग है कि उसने वास्को डिगामा को भी लालच में न्योता दे दिया कि आज आजा कोई बात नहीं तेरे साथ भी व्यापार करेंगे। लेकिन यहाँ पे अरब कंट्रीज जो थे ठीक है उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया किसको, पुर्तगालियों को। तो जब यहाँ पे 1500 में ठीक है, यहाँ पे 1500 में ठीक है पेड्रो अल्वरेज जो आया ठीक है, पेड्रो पेड्रो अल्वरेज जो है ठीक है, पेड्रो अल्वरेज जब आया तो यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत सारा अटैक करवाया गया, यहाँ पे बहुत सारा अटैक करवाया गया किसके द्वारा भाई, यहाँ पे जो अरब कंट्रीज थे उन पे कब्जा कर लिया ठीक है, और उनके शिप्स को छीन लिया, तोड़ दिया पुर्तगालियों को शिप को कि भाई तुम आगे बढ़ने ही नहीं देंगे हम तुमको आगे इंडिया तक जाने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे पेड्रो अल्वरेज जो था वो बहुत गुस्से वाला बंदा था, उसने बोला ऐसा करोगे, उसने सारे के सारे यहाँ पे जितने भी अरब कंट्रीज थी बमबारी करनी शुरू कर दी, खूब बम बरसाया, तोड़ा फोड़ा शुरू कर दिया, भैया इनके शिप्स को नष्ट कर दो, तहस नहस कर दो ठीक है, ये हमें रोकेंगे वहां पे जाने से, हमें रोकेंगे वहां पे जाने से ठीक है। अब यहाँ पे जैमोरिन जो था वो परेशान हुआ कि यार ये क्या पुर्तगाली लोग फालतू में आ गए, अच्छा खासा अरब कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड चल रहा था, व्यापार चल रहा था अरेबियंस के साथ ठीक है, ये लोग क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसे आ रहे हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्वरेज जो था, पेड्रो अल्वरेज, उसने साबित कर दिया था कि भैया हमारे पास नेवी अच्छी खासी है, अच्छी खासी नेवी है, हम तो भारत में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैमोरिन भी मजबूर था ठीक है। तो जैमोरिन जब मजबूर था तो उसने यहाँ पे क्या किया, 3 जगह ठीक है, 3 जगह बोला कि पेड्रो साहब आप फैक्ट्री लगा लो, आप फैक्ट्री लगा लो ठीक है। तो इन्होंने 3 जगह फैक्ट्री लगाई यहाँ पे ठीक है, 3 जगह ठीक है, याद रखेगा। कैलिकट में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, कैलिकट में फैक्ट्री लगाई ठीक है 1498 में ही, क्लियर पॉइंट। कोचीन में लगाई, कोचीन में लगाई इन्होंने ठीक है 1500 में, याद रखेगा। और उसके बाद कैननौर में लगाई ठीक है, कैननौर में लगाई ठीक है 1501 में। तो इन्होंने 3 फैक्ट्रियां सबसे पहले स्थापित कर ली, किसने कर ली, पुर्तगालियों ने ठीक है। अब फैक्ट्री का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वहां पे प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। फैक्ट्री का मतलब एक जैसा एक गोदाम है जहां से मसाले खरीद के स्टोर किए जाएंगे, रखे जाएंगे, और यहीं से मसाले लेके ये लोग अपने देश में जाएंगे, यानी कि एक गोदाम तरीके को हम लोग फैक्ट्री बोलते थे, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है, धीरे धीरे कहानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ठीक है। अब ये पेड्रो साहब जो थे ठीक है, ये चले जाते हैं वापस सारा कुछ स्थापित करवा करवा के ठीक है। तो देखिए मसालों का मैं आपको बता चुका हूं ठीक है। अब देखिए जब पेड्रो साहब चले जाते हैं ठीक है, तो उनके जाने के बाद यहाँ पे कौन आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ठीक है, 1505 में आएगा ठीक है, याद रखेगा। और ये पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का ठीक है, ये पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का जिसको भेजा गया था कि भाई जाओ। अब देखो क्या होता है, जब चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं है ना, तो कोई जिम्मेदार नागरिक भेजा जाएगा, उसको पद देके भेजा जाएगा, भाई तुम गवर्नर हो ठीक है, आज से तुम गवर्नर हो और तुम जाओ और देखो भारत के अंदर जो भी व्यापार वगैरह हो रहा है आप उसको कंट्रोल करोगे ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में भेजा गया ठीक है। 1505 में जब अल्मेडा को भेजा गया तो अल्मेडा गया, अल्मेडा गया तो यहाँ पे अलग विजन लेके गया कि भैया देखो कब्जा तो पहले ये लोग कर चुके थे, ये पूरा पूरा जो इंडियन ओशन पे ये पूरा पूरा इनका कब्जा था, जैमोरिन वगैरह जो थे ठीक है, हर जगह इन्हीं का कब्जा था, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखेगा। तो ये जब 1505 में भारत पहुंचा जो पहला गवर्नर था, तो इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई ठीक है, याद रखेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है ठीक है, कि ये जो आपका इंडिया का जो पूरा पूरा मैप है ठीक है, ध्यान से देखेंगे ठीक है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, ये रहा आपके पास इंडिया ठीक है, और ये रहा आपके पास इंडियन ओशन, ये रहा आपके पास इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ये पूरा पूरा क्षेत्र हमारा है क्योंकि हमने रास्ता ढूंढा है। अब किसी भी देश को यहाँ पे इंडिया पहुंचना पड़ेगा, किसी भी देश को इस रास्ते से, तो उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि रास्ता हमारा है, रास्ते पे हमारा कब्जा, भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी यहाँ पे भारत के अंदर जाएगा ना, तो इन्होंने सोचा भाई हम तो व्यापार कर ही रहे हैं, क्यों ना औरों को भी अलाउ कर दे, ठीक है तुम भी व्यापार करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना आपको टैक्स तो देना पड़ेगा हमें ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी इसे ही कहते हैं, इसे हम कार्टरेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं ठीक है, इसे हम लोग कार्टरेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, याद रखना कार्टरेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्लियर पॉइंट। अब देखिए ये क्या कह रहा है ठीक है, अपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेरिटोरियल एम्पायर इन इंडिया ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो हमें कोई ना अंपायर नहीं खड़ा करना भारत के अंदर, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। और अभी तक देखो इन्होंने व्यापार ही किया है, इन्होंने व्यापार ही किया है, ब्रिटिशर्स की तरह नहीं कि ये कलकत्ता पे कब्जा कर लो, ये कर लो, वो कर लो ठीक है, पूरा सरकार चलाने लग जाओ ठीक है, सरकार चला रहे थे ना, इनका सरकार वरकार का कोई लेना देना नहीं था, इनका सिर्फ इतना सही था कि भाई साहब हमें व्यापार करना है और हमें कोई अपना क्षेत्र नहीं फैलाना है, क्लियर पॉइंट।
तो ये व्यापार करने ही आए थे, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने ये बहुत सारी जो चीजें थी, ठीक है, जैसे कि सरकार के अंदर घुसना, ठीक है, रजवाड़ों को हटा के उनके ऊपर कब्जा करके उनका सब ऐसा जो अंग्रेज कर रहे थे उस हद तक इन्होंने नहीं किया था। प्योरली व्यापारिक तरीके से आए थे, प्योरली व्यापार करने के लिए लोग आए थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, तो अब ये लोग व्यापार को बढ़ावा देंगे तो इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी अपना, याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया था, ठीक है, 1509 में, ठीक है, 1509 में, ठीक है, याद रखेगा। और 1509 के पहले, ठीक है, यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है, 1507 में, ठीक है, क्या हुआ था, 1507 में, 1507 को आप लोग याद रखेंगे। 1507 में जो आपके पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाली थे, ठीक है, पोर्चुगल जो हुआ करते थे, 1507 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, 1507 में, ठीक है, जो पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज थे। अब ये पोर्चुगीज सेना काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। कौन? भारत के शासक काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, याद रखेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ कहानी इसलिए बताऊंगा क्योंकि यहां तक आप लोग पहुंचेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखेगा। तो ये 1507 में, ठीक है, जो पोर्चुगीज थे, तो पोर्चुगीज से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत सारे देश परेशान हो चुके थे, बहुत सारे देश कह रहे, बहुत सारे रजवाड़े परेशान हो चुके थे। तो यहाँ पे एक चौल नाम की जगह है, ठीक है, एक चौल नाम की जगह है, याद रखेगा, चौल नाम की जगह है, चौल नाम की जगह है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एक युद्ध होगा, ठीक है, चौल नाम की जगह पे एक युद्ध होगा, ठीक है। यहाँ पे किसके बीच में? एक इजिप्ट होगा, ठीक है, और महमूद बेगाड़ा, ठीक है, महमूद बेगाड़ा, ठीक है, बेगड़ा, ठीक है, ये दोनों मिलके किसके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, याद रखना। और यहाँ पे जो पुर्तगाली जो है ना वो मतलब हार जाएंगे। और इस युद्ध में, चौल के युद्ध में ना, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, जो अल्मेडा का बेटा जो है वो मारा जाएगा। और जब अल्मेडा का बेटा मारा जाएगा तो काफी ज्यादा परेशान होगा, नाराज होगा, बहुत गुस्से में आएगा, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आएगा, ठीक है, याद रखेगा। तो ये क्या करेगा? 1509 में, ठीक है, एक युद्ध लड़ेगा, ठीक है, ये एक युद्ध लड़ेगा। अब इस युद्ध में इजिप्ट होगा, ठीक है, इजिप्ट होगा, याद रखेगा, और जैमोरीन होगा, ठीक है, जैमोरीन होगा, ठीक है, और याद रखेगा, ठीक है, और ये आपका गुजरात होगा, ठीक है, गुजरात होगा। ये तीनों मिलके युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पुर्तगाली जीत जाएंगे। अब पुर्तगाली जीत जाएंगे तो भैया साम्राज्य हो गया ना भाई साहब, क्लियर ही बात है, साम्राज्य पूरा पूरा उन्हीं का हो गया। अब यहाँ पे तीन बड़ी शक्तियां, इजिप्ट भी सोच रहा है कि भैया नहीं मैं भारत की हेल्प करूं, क्योंकि वो भी चाहता था कि अरेबियन नेशन का पावर बना रहे, ठीक है। तो ये जैमोरीन और गुजरात, ये दोनों तो भारत से ही हैं, मिलके इजिप्ट को बोलेंगे भैया चलो यार हम लोग युद्ध लड़ते हैं, पुर्तगाली काफी ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। तो पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध होगा, लेकिन ये लोग युद्ध हार जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये जब चला जाएगा तो अल्फांसो दे अल्बुकर्क यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये अल्फांसो दे अल्बुकर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ये जो है ना एक नई हाइट पे लेके जाएगा, नई हाइट पे लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ना बहुत दिमाग वाला इंसान है। अब दिमाग वाला इंसान है तो ये क्या करेगा, ठीक है। देखो ऐसा है, ठीक है, कि हम लोग एक काम करते हैं कि क्यों हम लड़ाई झगड़ा करके कब्जे में लें, ठीक है। ऐसा करो कि इस देश को ना, भारत देश है, ठीक है, इसके अंदर बसना शुरू कर दो, बसना शुरू कर दो, ठीक है। अब बसने के लिए क्या करना पड़ेगा? बसने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसने बोला ऐसा करो आप लोग शादियां शुरू कर दो। क्या? शादियां करनी शुरू कर दो यहाँ के लोकल लोगों से, ठीक है, शादियां करनी शुरू कर दो यहाँ के लोकल लोगों से। अब जब यहाँ के लोकल लोगों शादियां करनी शुरू कर दोगे, परिवार बढ़ेगा, तो डेफिनेटली क्षेत्र में अपना सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसने क्या किया? अपना सेटलमेंट शुरू करवाने के लिए पूरी की पूरी यहाँ पे कोशिश की। तो शादियों का कॉन्सेप्ट इसने सबसे पहले दिया था। किसने? अल्बुकर्क ने शादियों का कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर अपॉइंट यहाँ पे याद रखना, 1509 में आया था और शादियों का इसने कॉन्सेप्ट दिया था। इसी ने सती प्रथा खत्म करवाई थी, इसी ने सती प्रथा खत्म करवाई, ठीक है। सती प्रथा आपको पता है, इसी ने खत्म करवाई, मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब खत्म करवाई, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब इन्हें सती प्रथा खत्म करवाई, ठीक है, तो आगे चल के ये क्यों इसने हाइट पे पहुंचाया? अरेबियन कंट्रीज में कौन थे? मुस्लिम्स थे, है ना, और भारत के अंदर भी काफी मुस्लिम्स थे। तो अरेबियन कंट्रीज तो पहले ही इनकी दुश्मन थी पुर्तगालियों की, और भारत के अंदर मुस्लिम थे, इनसे ये भी चिढ़ते थे। ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दें, ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। चलो भैया हम लोग क्या करेंगे, क्रिश्चियन है हम लोग, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देंगे, खूब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों को मारना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे इसको परसिक्यूशन बोलते हैं, परसिक्यूशन बोलते हैं, ठीक है, परसिक्यूशन बोलते हैं। अब इन्होंने मुस्लिमों को मारना शुरू किया, परसिक्यूट करना शुरू किया, खूब सारा परसिक्यूट। जो भी ऐसा लग रहा है पुर्तगालियों के खिलाफ, मुस्लिमों को पकड़ो और अदालत में पेश करो, जिसमें फैसला पहले हो चुका है, इनको मार दो,
ठीक है, तो परसिक्यूशन शुरू किया। अब यहाँ पे डर भय काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए पुर्तगालियों का, कहाँ पे ये लोग आए थे व्यापार करने के लिए, और इनका मकसद भी व्यापार करना ही था। तो धीरे 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 ये लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। इसने दिमाग ये लगाया था कि अंदर घुसो, भारत के अंदर घुसो, शादियां करो, परिवार बनाओ, तभी तो सेटलमेंट होगी ना। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने खत्म करवाया था। और इसने एक और काम किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसने देखिए गोवा पे कब्जा किया था। ठीक है, गोवा पे कब्जा किया था 1510 में, और कहां से? बीजापुर के शासक से। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अल्फोंसो दी अल्बुकर्क है, उसने शादियां करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि शादियां करो ताकि सेटलमेंट होने लग जाए। उसके बाद इसने क्या बोला? सती प्रथा खत्म करवाओ, खत्म करवा दिया। मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया था इसने, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहता था। मुस्लिमों से तो नफरत ही करते थे, बहुत नफरत करते थे पुर्तगाली, और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने की बात की इसने। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी आपकी चल रही है। क्लियर है? तो इसने बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचाया, और आगे चल के इसने क्या किया? ठीक है, 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया बीजापुर के शासक से। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे आप लोग देखेंगे। इसके बाद आता है नीनो द कुन्हा। ठीक है, नीनो द कुन्हा इसके बाद आएगा। ठीक है, अब इसके शासन काल में ना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट काम होता है, याद रखेगा, एक इंपॉर्टेंट काम होता है, पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, ये क्या करता है? जो कोचीन से गोवा राजधानी को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, ये कोचीन से गोवा को राजधानी बना देता है। बोलता है नहीं नहीं भाई, कोचीन जो है, ठीक है, वहां से हटा के गोवा को ये कैपिटल बना देता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसने क्या किया? ठीक है, दीव पर कब्जा किया 1535 में। ठीक है, नीनो द कुन्हा ने क्या किया? सबसे पहले, ठीक है, कोचीन से गोवा की तरफ बढ़ा और कैपिटल शिफ्ट कर दी, और दीव के ऊपर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, 1535 के अंदर। क्लियर पॉइंट? आगे चल के 1559 में, ठीक है, दमन पर भी कब्जा कर लिया गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? अब याद रखिएगा, अब इनका बढ़ता ही जा रहा है वर्चस्व, बढ़ता ही जा रहा है वर्चस्व, बढ़ता ही जा रहा है वर्चस्व, बढ़ता ही जा रहा है। आगे चल के ये लोग क्या करेंगे? ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ठीक है, इनका बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, यानी कि मानव तस्करी करेंगे ये लोग, मानव तस्करी में उतर जाएंगे। मानव तस्करी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि जो आदमियों को बेचना। ठीक है, यहाँ से लोग स्लेव्स पकड़ के ले जाते थे या खरीद के लेके जाते थे, और ले जाके आगे चल के विदेशों में, यूरोप में बेच दिया करते थे। इनका इतना ज्यादा मन चढ़ चुका था, बहुत ज्यादा मन चढ़ चुका था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या है, हुगली के आसपास इनका कब्जा हो चुका था, यानी कि बंगाल में भी पुर्तगाली काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, याद रखेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक गलती यहाँ पे कर दी, इन्होंने एक गलती यहाँ पे कर दी। ठीक है, और इन्होंने गलती क्या की पुर्तगालियों ने, कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे ना, जब ये मानव तस्करी करते थे ना, तो उस दौरान इन्होंने शाहजहां की जो बेगम थी, ठीक है, उनकी दो दासियां थी। शाहजहां की जो बेगम थी, उनकी दो दासियां थी, उन दो दासियों को भी ये लोग उठा के ले गए। ठीक है, उठा के ले गए भाई, उठा के लेके जाते थे, रेप वेप करते थे, बेच दिया करते थे। ठीक है, और ले जाओ भाई इनको दास बना के। तो यहाँ पे जब शाहजहां की बेगम की दासियों को जब ये उठा के ले गए, तब यहाँ पे शाहजहां ने बोला, अरे यार ये तो बहुत ही बढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इनकी कहानी खत्म करो, सुनो ऐसा करो, इनको निकालो यहाँ से, बंगाल से निकालो। तब शाह भाई देखो पावरफुल था, अभी भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हो, ठीक है, कि भाई हर तरीके से तुम शाहजहां को भी कब्जे में ले लो। ठीक है, यहाँ पे शाहजहां को हरा दो, ऐसी बात नहीं है, शाहजहां के पास भी अच्छी खासी पावर थी उस टाइम। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या ठीक है, कासिम खान को भेजा। ठीक है, इसने शाहजहां ने बोला कासिम खान को, ठीक है, कि भाई साहब कासिम खान सुनो, ऐसा है, जाओ और इनको सबक सिखाओ। किसको? पुर्तगालियों को। ठीक है, और साल कौन सा चल रहा है? 1632 का। अब कासिम खान गया, ठीक है, और यहाँ से खदेड़ खदेड़ के मारा पुर्तगालियों को, निकलो तुम यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। ठीक है, भगाया इन लोगों को, भगाया, पूरा भगा दिया। तो ये हुगली जो नदी थी ना, हुगली नदी के जो किनारे थी, सारा का सारा किसके अंडर में आ गया? तो दोबारा से, वैसे तो था ही मतलब मुगलों का, वो तो खाली व्यापार करने के लिए उनको दे रखा था पुर्तगालियों को, तभी तो भगा दिया पुर्तगालियों को। अब ये हुगली इनसे छिन गया, पुर्तगालियों से हुगली छिन गया, और वहां पे शाहजहां ने अपनी पूरी जो गवर्नमेंट थी वो बिठा डाली। लेकिन जब ये भाग रहे थे पुर्तगाली, तो इनका जो एक मदर मैरी को बहुत भगवान मानते हैं लोग, ठीक है, क्रिश्चियन है ना भाई, मारेंगे ही। तो इनका जो मदर मैरी का स्टैचू था ना, वहीं पे कहीं गुमवाम हो जाता है। तो एक जो इनका संत आते हैं वहां से पुर्तगालियों से, और शाहजहां से मिलते हैं और बोलते हैं कि सर ऐसा है, हम तो चले गए, कम से कम मदर मैरी का स्टैचू तो दे दो हमको, हम ढूंढ लेते हैं, हमें कहाँ पे, वो हमारे भगवान है, भगवान का स्टैचू है।
शाहजहां को तरस आ जाता है। शाहजहां बोलता है चलो ठीक है, अरे काम करो, सुनो आ जाओ दोबारा से व्यापार व्यापार करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और शाहजहां जमीन भी दे देता है, ठीक है, उनको, कि जो कुछ जमीन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से इनका धीरे धीरे पुर्तगालियों का पावर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें आप लोग देखेंगे कि अब आ गया, ठीक है, 1661 यानी कि 1661 का जो वक्त है। ठीक है, अच्छा खासा ये पावरफुल बन चुके हैं, पावर हो रहा है इनका, बढ़िया चीज चल रही है। ठीक है, अब देखिए तो अब ये क्या हुआ, पुर्तगालियों के पास कब्जे में बहुत सारी टेरिटरी थी, जिसमें एक बॉम्बे भी था। ठीक है, जिसमें एक बॉम्बे भी था। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे। ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे, आपको पता है ब्रिटिशर्स 1661 में तो बहुत पहले, ठीक है, 1608 में ही ये लोग मतलब इंडिया में एंट्री कर चुके थे। तो यहाँ पे पुर्तगाल का जो बेटी थी, पुर्तगालियों की बेटी, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है, ब्रिगेंजा, उनकी शादी हो जाती है किससे, ठीक है, जो चार्ल्स टू थे इंग्लैंड के राजा, उनसे। तो ये पुर्तगाली क्या बोलते हैं, ठीक है, कि ऐसा करो, ठीक है, कि हम बॉम्बे आपको दहेज में दे देते हैं। पुर्तगालियों ने बॉम्बे पे जो कब्जा था उनका किसको दे दिया, किंग जो चार्ल्स टू था उसको दहेज के अंदर दे दिया। ये लो सर, आप दहेज के अंदर दे दिया, आप मेरी बेटी को खुश रहना, ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा को खुश रखना आप। ठीक है, अब यार वो राजा था, उन्होंने क्या बोला राजा ने कि अरे यार अब मैं तो कभी जाऊंगा नहीं, ठीक है, इंडिया के अंदर, एक काम करते हैं ना, ठीक है, पुर्तगालियों को ही दे देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बॉम्बे पुर्तगालियों को दिया, लेकिन इसलिए नहीं दिया कि वापस कर दिया, दहेज वापस कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला मैं कभी आऊंगा नहीं, छोटा सा तो है बॉम्बे यार, ठीक है, काम करो तुम अपने पास रख लो, हाँ मुझे पैसे देते रहना, उसका जो किराया था ना बॉम्बे का मुझे देते रहना। तो पुर्तगालियों पे व्यापार, तो यहाँ पर पुर्तगालियों का व्यापार अक्सर ही आगे भी चलता ही रहा बॉम्बे के अंडर में। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखेगा। तो ये बॉम्बे के अंडर पूरा पूरा इनका काम शुरू हो चुका है। और मतलब अब ये शासन तो किसका रहेगा, पुर्तगालियों का रहेगा, लेकिन किसके अंडर में रहेगा, ब्रिटेन का जो राजा था उसी का है बॉम्बे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे दहेज में जमीन मिल गई और मेरे ससुराल के अंदर जमीन है, ससुराल में, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कौन सा खेती बाड़ी करने जाऊंगा, वहीं पे किसी को किराए में दे दूंगा और मुझे किराया मिलता जाएगा। तो वही काम इन्होंने यहाँ पे सारा का सारा किया था। क्लियर पॉइंट। अब आप देखेंगे कि धीरे 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 इनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका पतन शुरू हो जाएगा। अब इनका पतन क्यों शुरू होगा, इनका डिक्लाइन क्यों शुरू होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी मैंने आपको कहानी सुनाई उन सारी कहानियों में कुछ चीजों को आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला आप इन कहानी में देखोगे, ठीक है, कि इनके जो जो राजा थे ना, ठीक है, उनके साथ दुश्मनी होने लग गई थी। ठीक है, सबसे पहले जैसे जैमोरिन था, इनके साथ इनकी दुश्मनी होने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद जो गुजरात का शासक था, ठीक है, जो बहादुर शाह से भी इनके झगड़े हुए थे, बहादुर शाह से भी इनके यहाँ पे क्या होने लग गया था, दुश्मनी होने लग गई थी। दूसरा इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिमों को अपना दुश्मन बना लिया था, मुस्लिमों को काफी मारा कटी करने लग गए थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने मुस्लिमों को मारना भी शुरू कर दिया। ठीक है, मुसलमानों की, मुस्लिमों की हत्या भी ये लोग करने लग गए थे, हत्या भी ये लोग करने लग गए थे। ठीक है, और इस वजह से देखिए, आप कहीं जनता के अंदर घुस के और मुस्लिमों को मारोगे, जनता को मारोगे, तो जनता कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जाएगी। उसके बाद इन्होंने जो मुगलों से आपने देखा, यहाँ पे इन्होंने रिश्ते खराब कर लिए थे, शाहजहां से इन्होंने रिश्ते खराब कर लिए थे कि भाई साहब उन्हीं की बेगम की, ये जो इन्हीं की बेगम की जो दासियां थी उनको उठा के लेके जा रहे हो, बेच रहे हो, यहाँ पे उनका रेप वेप कर रहे हो। ठीक है, तो मुगलों से इनकी दुश्मनी हो गई थी। ठीक है, मुगलों से इनकी दुश्मनी हो गई थी, दुश्मनी हो गई थी, याद रखेगा, मुगलों से भी इनकी दुश्मनी हो चुकी थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, कि ये तो चलिए इनकी पर्सनल चीजें थी, इनकी गलतियां थी, इनकी गलतियां, इनको ये नहीं करना चाहिए था। ना तो जैमोरिन से दुश्मनी लेते, ना तो ये अरेबियन कंट्री से दुश्मनी लेते, खाली व्यापार करते, तो ये लोग चलते रहते। ये इनकी गलतियां थी। मुसलमानों को क्यों मारना भाई, आप अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ, मुसलमानों को जीने दो ना, ठीक है, बढ़िया है। अब वहां पे जनता भी आपके खिलाफ हो चुकी, मुगलों से आपने वैसे ही पंगे ले लिए हैं। ठीक है, मुगल भाई मुसलमान ही तो थे, आप मुसलमानों को मारोगे तो मुगल कहां से खुश रहेंगे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे मुगलों के भी खिलाफ ये काफी ज्यादा चले गए थे, ये तो इनकी कमियां थी। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, याद रखेगा कि अलग अलग कंपनियां भी आने लग गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स, डच आने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पे डच आए थे, फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, अब यहाँ पे अलग अलग कंपनियां, ठीक है, फ्रेंच हो गए, ठीक है, फ्रेंच आए थे। तो ये अलग अलग कंपनियां भी आने लगी, कंपटीशन बढ़ने लग गया, प्रतियोगिता बढ़ने लगी।
अब देखिए, इनको सबसे ज्यादा कमजोर जो किया था डचों ने किया था, सबसे ज्यादा कमजोर डचों ने किया था, ठीक है। अब डच अब डच जो थे इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी भाई साहब, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि डचों का जो व्यापार बहुत कम रहा भारत में, क्योंकि डचों का जो इंटरेस्ट था ना इंडोनेशिया की तरफ था। इंडिया में तो ये आए थे, ठीक है, हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत व्यापार करना होगा कर लेंगे। इनका जो मेन इंटरेस्ट था ना वो इंडोनेशिया की तरफ था। तो डच अगर इंडोनेशिया वापस नहीं गए होते भारत को छोड़ के, तो भाई साहब अभी ना ब्रिटिशर्स भी नहीं हो रहे होते, हम ब्रिटिशर्स का नहीं पढ़ रहे होते मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा, हम लोग किसका पढ़ रहे होते, डचों का पढ़ रहे होते। जब मैं आपको डचों के बारे में बताऊंगा ना तो बताऊंगा कि भाई कितने पावरफुल थे, भाई ये कितने पावरफुल थे। और क्यों? शिप बिल्डिंग, इनकी नेवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी यहाँ पे, ठीक है, कि पुर्तगालियों के ऊपर भारी पड़ रही थी। अब पुर्तगाली कहां 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 कब्जा करेंगे, ठीक है। अपनी गलतियों के कारण तो पुर्तगाली कमजोर हुए ही हुए हैं भाई, मुस्लिमों को मार रहे हैं आप लोग, जैमोरिन के साथ इसकी दुश्मनी हो गई, बहादुर शाह के साथ दुश्मनी हो गई, सब। लेकिन भाई इनकी जो कमजोरी थी, और भी ब्रिटिशर्स आ गए, फ्रेंच आ गए, डच आ गए, तो कंपटीशन बढ़ते लगा। अब दूसरा पॉइंट कि जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं कि ये लोग अरेबियन कंट्रीज पे भारी क्यों पड़े, थोड़ा और पीछे चलते हैं। अरेबियन देशों पे भारी पड़े तभी तो वहां से रास्ता निकाल के पहुंच गए इंडिया में, क्योंकि देखिए अरब नेशन के पास सब कुछ था लेकिन वहां पे जंगल नहीं थे। और जब वहां पे जंगल नहीं थे अरब नेशंस के पास, तो याद रखिएगा उनके पास लकड़ियां नहीं थी, अरेबियंस के पास लकड़ियां नहीं थी, तो वो शिप बिल्डिंग कैसे करेंगे? शिप बिल्डिंग नहीं करेंगे तो नेवी स्ट्रांग कैसे होगी? लेकिन एट द सेम टाइम पुर्तगालियों के पास बहुत जंगल थे, जब जंगल थे तो लकड़ियां थी, लकड़ियां थी तो शिप बनेंगे, जब शिप बनेंगे तो जाहिर सी बात है भैया नेवी तो स्ट्रांग शिप से ही होगी ना। तो उस वक्त की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1498 या 1510 वक्त की बात करें, तो यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज को इन्होंने कब्जे में ले लिया था, हरा दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी नेवी स्ट्रांग थी। बट अभी क्या हो रहा है, अंत में डच जो आए थे ना, इनकी नेवी इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग, इनकी नेवी इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग। तो भैया डचों का सामना आप कैसे करोगे? समझ रहे हो पॉइंट क्या मैं बता रहा हूं? डचों का सामना किस तरीके से करोगे? क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे इनकी नेवी भी एक तरीके से कमजोर पड़ गई। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और कॉम्पिटिटर आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, सबके सब आते चले गए। अपनी खुद की गलतियां तो आप लोगों ने कर ही ली हैं। क्रिश्चियनिटी 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 बढ़ा लो, और क्रिश्चियनिटी को कर लो जितना क्रिश्चियनिटी कर लो। भाई साहब ये लोग तो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे क्रिश्चियनिटी के पीछे, अकबर अकबर के पास चले गए थे ये लोग, अकबर के पास गए। इन्होंने सोचा कि भैया हम अकबर को मना लेंगे। देखो अकबर जो था भाई साहब पूरे तकरीबन तकरीबन पूरे भारत पे इसका साम्राज्य था। इन्होंने सोचा यार अकबर को अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में क्रिश्चियनिटी फैल जाएगी। भाई अकबर है वो, अकबर समझ रहे हो, अकबर है, ठीक है, आपके कहे में नहीं आएगा। उसने इन्हीं को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, बैठो 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 आओ, ठीक है, बिठाया, बातचीत की, ठीक है, बोला मैं तुम्हारे गेड़े में नहीं आऊंगा, ठीक है, समझ लो मैं नहीं आने वाला। तो इन्होंने अकबर को भी मनाने की कोशिश की, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के चक्कर में। यही वजह थी इनके फेलियर का कारण था। इन्होंने बहुत अच्छा खासा साम्राज्य बनाया, नो डाउट बनाया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कमजोरियों की वजह से और विदेशी ताकतों की आने की वजह से ये लोग कमजोर पड़ने लगे, ठीक है। बट जाते जाते इन्होंने कहां कहां पे कब्जा किया मैं आपको ये बताता हूं। यानी कि इनके जो ट्रेडिंग सेंटर रहे हैं वो ये रहे। कैलिकट पे इन्होंने कब्जा किया था 1498 में, याद रखेगा, एक एक इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। कोचीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 1500 में, ठीक है, यहाँ पे कन्नौर नहीं है, मैं कन्नौर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कन्नौर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चे, कन्नौर लिख देता हूँ, ठीक है, कन्नौर लिख देता हूँ, जो कि 1501 में इन्होंने कब्जे में लिया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे कन्नौर याद रखेंगे, ठीक है। गोवा पे जो बीजापुर के शासक से इन्होंने छीन लिया था गोवा को 1510 में, याद रखेंगे। बॉम्बे की बात करें तो 1533 में, ठीक है, और दीव की बात करें तो 1535 में, ठीक है, हुगली की बात करें तो 1537 में, ठीक है। मैंने बताया था ना हुगली नदी पे शाहजहां का कब्जा हो गया था, ठीक है, क्योंकि शाहजहां ने इनको भगाया था, मार मार के भगाया था। बाद में, ठीक है, पुर्तगाली आए तो इन्होंने हुगली नदी पे भी अपना कब्जा कर लिया, और दमन पे इन्होंने, ठीक है, 1598 और 59 के आसपास में कब्जा कर लिया था। ये सारे के सारे जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, एक एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो ये आपका पूरा पूरा पोर्चुगीज था, ठीक है, पुर्तगाल ने किस तरीके से कब्जा किया, पुर्तगाल ने किस किस तरीके से आगे काम किए, सारी की सारी चीजें आपके सामने बच्चे, एक एक चीज एक एक कहानी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है, और सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए आपका यही लेक्चर खत्म हो रहा है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।